अध्याय 86 जन्मजात क्षमताएं। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबने लगा, आर्थर और एलिसिया शूटिंग रेंज में ही रहे। दोनों एलिसिया की प्रगति से विस्मय में थे। उसका चेहरा अभी भी उत्साह और उत्तेजना से चमक रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं कितनी दूर आ गई हूँ, उसने गर्व भरी मुस्कान के साथ आर्थर को देखते हुए कहा। तुम्हें गर्व होना चाहिए, आर्थर ने उसे एक स्नेही मुस्कान देते हुए जवाब दिया। तुमने एक अद्भुत काम किया है। फिर उसने बंदूक वापस ले ली, एक लंबे समय के शूटर की परिचितता के साथ अपनी उंगलियों में हथियार को घुमाया और अत्यधिक सटीकता के साथ लक्ष्य पर गोली चलाई। धमाका! वाह, मैंने वास्तव में लक्ष्य को मारा, एलिसिया ने आश्चर्य में कहा। उसने जल्दी से बंदूक वापस प्लेट पर रखी और अभ्यास से पैदा हुई चपलता के साथ इसे वापस निकाला और 3 त्वरित शॉट फायर किए। धमाका, धमाका, धमाका! प्रत्येक और हर शॉट बिना किसी चूक के लक्ष्य पर लगा। क्या ये सच में संभव है कि मैं सिर्फ एक दिन के अभ्यास के बाद ही प्रो बन जाऊं? एलिसिया ने सिर हिलाते हुए आश्चर्य से कहा। आखिरकार उसे संतुष्टि महसूस हुई कि उसने उस दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था और राहत में मुस्कुराए। आर्थर की ओर मुड़ते हुए उसने उसकी मदद करने के लिए समय निकालने के लिए उसे धन्यवाद दिया। आर्थर ओप्पा, आज मेरे लिए अपना कीमती समय निकालने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि अब हमें घर वापस जाना चाहिए। हाँ, ज़रूर, आर्थर ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। मुझे लगता है कि आज का अभ्यास पर्याप्त से अधिक था, शायद इसके बाद भी आप अपने तरीके से इस शूटिंग कौशल का अभ्यास कर सकें। फिर वे घर जाने के लिए तैयार होने लगे। जब वे जाने वाले थे, आर्थर सोचने लगा कि उसके लिए ये कितना बेहतर होगा यदि उसके पास सभी अंगरक्षकों और भविष्य में उसके लिए काम करने वाले सभी लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं हों। मैं ऐसी जगह बनाने के बारे में सोच रहा था, उसने एलिसिया से कहा। वाह, क्या इसका मतलब है कि मैं जब चाहूँ शूटिंग का अभ्यास कर सकता हूँ? एलिसिया इस संभावना से स्पष्ट रूप से उत्साहित थी। मुझे ऐसा लगता है, उसने जवाब दिया। सुबह से ही कंट्रोल रूम में मौजूद कर्मचारी अभी भी एलिसिया के प्रशिक्षण सत्रों से मोहित थे। दिन भर में उसकी उल्लेखनीय वृद्धि से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। क्या वे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि वे पहले गोली नहीं चला सकते? उनमें से एक ने पूछा। नहीं, दूसरे ने जवाब दिया। मुझे यकीन है कि आज सुबह लड़की को बंदूक चलाने का अभी भी बहुत अनुभव नहीं था। मैं पूरे समय उसे देख रहा था और जो व्यक्ति पूरी तरह से नौसिखिया है और जो पहले से ही कुशल है, उनके बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। और इसके अलावा वह अभी भी बहुत छोटी है, किसी और ने कहा। इस तरह की किसी चीज़ में वास्तव में अच्छा होने में सालों लगते हैं। मुझे यकीन है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और उसके साथ जो आदमी था, उसका क्या? वह भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना? जैसे ही आर्थर और एलिसिया जाने के लिए तैयार हुए, नियंत्रण कक्ष के कर्मचारी उनका स्वागत करने के लिए दौड़े। एक पंक्ति में चुपचाप खड़े होकर वे आर्थर को विस्मय से देखते रहे। उनमें से प्रत्येक कुछ भी कहने में बहुत हैरान था। हे भगवान, मैं अचानक कुछ भी कहने में असमर्थ क्यों हूँ? उनमें से एक ने खुद से सोचा। आखिरकार उनमें से एक ने बोलने की हिम्मत जुटाई, लेकिन केवल एक विनम्र ओह ही कह पाया। आर्थर लोगों को देख रहा था। उसने खुद से सोचा, क्या मैंने इस स्थान के लिए भुगतान किए गए घंटों से अधिक समय बिताया है? मुझे यकीन है कि मैंने अभी तक उस घंटे के निशान को पार नहीं किया है। क्या मैं समय सीमा से आगे निकल गया हूँ? आर्थर ने जोर से पूछा। नहीं, उनमें से एक ने जवाब दिया। मुस्कुराते हुए आर्थर ने विदाई ली। ठीक है, फिर मिलते हैं। और बाहर निकल गया। सभी को अलविदा, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। एलिसिया ने हाथ हिलाया और चली गई। जैसे ही आर्थर और एलिसिया नज़रों से ओझल हुए, कर्मचारियों ने अपनी आवाज़ वापस पा ली और आपस में बातें करने लगे। कर्मचारियों को आखिरकार एलिसिया की खूबसूरती का नज़दीक से नज़ारा देखने को मिला और उनमें से हर एक ने विस्मय में अपना सिर हिलाया। ये पहली बार है जब मैंने 2 लोगों को अपने सामने इतने परफेक्ट देखा है, उनमें से एक ने कहा। ये सच है, दूसरे ने जवाब दिया। वह आदमी अविश्वसनीय रूप से अमीर और अविश्वसनीय रूप से दयालु है, साथ ही जिस लड़की के साथ वह है वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। साथ ही ऐसा लगता है कि वह एशियाई विरासत की है। मैं एशियाई लड़कियों का प्रशंसक हूँ। अरे, क्या आप अपनी आवाज़ थोड़ी कम कर सकते हैं? तीसरे ने चेतावनी दी। क्या होगा अगर वे हमें सुन लें? आर्थर अपने वाहन की ओर बढ़ा, जो विशेष वीआईपी पार्किंग स्थल में खड़ा था, और बेनो उसके लिए दरवाज़ा खुला रखते हुए चेहरे पर मुस्कान के साथ वहां इंतजार कर रहा था। बॉस, आपका दिन कैसा रहा? बेनो ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा। बेनो, क्या तुम आज सुबह से यहाँ हो? तुम हमारे साथ क्यों नहीं आते? आर्थर ने सुझाव दिया। अरे नहीं, बॉस, मुझे आपकी गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आप एक सुखद समय बिताए हैं। इसके साथ ही आर्थर और एलिसिया कार में चढ़ गए। आर्थर ओप्पा, मुझे बताओ, क्या ये संभव है कि मैं इसे जल्दी सीख सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे सीखता हूँ? एलिसिया ने पूछा। उसकी आंखें आशा से भरी हुई थीं। उसने देखा था कि कैसे उसने जल्दी से बंदूक चलाने की क्षमता में महारत हासिल कर ली थी, और उसे लगा कि उसके प्रभाव ने इसमें भूमिका निभाई है। किसी कारण से उसे लगा कि उसके बारे में कुछ खास और जादुई था।
आप एलिसिया की प्रोफाइल देखने के लिए एक ऑब्जर्वर का उपयोग कर सकते हैं। होस्ट: ऑब्जर्वर क्या होता है? आर्थर ने सिस्टम के कथन के जवाब में धीरे से कहा। आप बस उसे घूरते हैं और कहते हैं ऑब्जर्व करें। सिस्टम द्वारा बताए अनुसार एलिसिया की ओर देखते हुए उसने कहा ऑब्जर्व करें। तुरंत एक सिस्टम स्क्रीन उसके सामने प्रकट हुई, इस बार पहले से बिल्कुल अलग कुछ। नाम: एलिसिया मोरेल। शरीर: 59 बहुत अच्छा। दिमाग: 31 अच्छा। कौशल: 6 ताइक्वांडो मार्शल आर्ट। 24 विशेषज्ञ आग्नेयास्त्र शूटिंग। 11 उन्नत करिश्मा। 15 उन्नत अभिनय। 9 शुरुआती संतोष। 9वें इलिड्रा मा ORG से संबंधित है। वीडियो गेमिंग। 7 शुरुआती। ड्राइविंग। 5 शुरुआती। उसने एलिसिया को खाली आंखों से देखा, उसका दिमाग घूम रहा था क्योंकि वह सोच रहा था, अगर यह पता चला कि अन्य लोगों के पास मेरे जैसे आंकड़े हैं तो यह इतना अजीब नहीं है। केवल एक चीज़ जो अलग है वह यह है कि उनके पास कोई VIP पॉइंट नहीं है। वह रुक गया, उसे ध्यान से देखते हुए आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह जिस सिस्टम के आंकड़े से इतना परिचित था वह उसके लिए विशेष नहीं था। क्या मैं सभी के आंकड़े देख सकता हूँ सिस्टम? उसने पूछा। मुझे खेद है होस्ट, ये केवल आपके भागीदारों पर लागू होता है। इससे आपके लिए अपने सभी भागीदारों के विशेष कौशल को बढ़ाना आसान हो जाएगा। आप मुझे यह अभी क्यों बता रहे हैं? सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जानकारी एक साथ प्रदर्शित नहीं की जा सकती। ये बेहतर होगा कि इसे आवश्यकतानुसार दिखाया जाए। मैं इसे एक साथ क्यों नहीं देख सकता? हम आपकी चिंताओं को समझते हैं होस्ट, लेकिन सूचना अधिभार से बचने के लिए यह आवश्यक है। इस तरह जब आपको ज़रूरत हो तो आप सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एलिसिया ने अपना सिर झुकाया, उसके चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति थी, जबकि आथा उसे चुपचाप देख रहा था। क्या मेरे चेहरे में कुछ गड़बड़ है? उसने सोचा। ओप्पा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मेरे बारे में कुछ अजीब है? हाँ, सॉरी, आथा ने जवाब दिया। मैंने अभी कुछ दिलचस्प देखा। एलिसिया ने जवाब में केवल मुस्कुराया, अभी भी निश्चित नहीं था कि आथा के शब्दों का क्या मतलब है। क्या आप गाड़ी चलाना सीखना चाहती हैं एलिसिया? हाँ, उसने सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक उठीं। मैं आपकी तरह गाड़ी चलाना और दौड़ना चाहती हूँ ओप्पा, मुझे बहुत खुशी होगी। क्या आपने पहले कभी गाड़ी चलाई है? एलिसिया ने अपना सिर हिलाया, बोलते समय उसकी आवाज़ में उत्साह का एक संकेत था। उसने पहले कभी गाड़ी नहीं चलाई है, आथन ने सोचा, लेकिन उसके पास ड्राइविंग कौशल है। इस तथ्य को स्वीकार करें होस्ट, कुछ लोग प्राकृतिक प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं जो उनके भीतर मौजूद होती है, यहाँ तक कि बिना प्रशिक्षण के भी। उन्होंने सिर हिलाया और सोचा कि उन्हें एडना और क्लॉडिना की प्रतिभा को भी देखने के लिए समय निकालना चाहिए। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस, साइट मैप, दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आथक गार्डनर। अध्याय 87, नया अभिजात वर्ग, बिजनेस टेकओवर। यह आयोजन युवा उद्यमियों के बीच अत्यधिक प्रतिष्ठित था क्योंकि इसके समर्थन ने उन्हें अपने विचारों और सीमित संसाधनों को वास्तविकता में बदलने का अवसर दिया। यह इतना लोकप्रिय था कि इसे राष्ट्रीय टेलीविजन पर लाइव प्रसारित भी किया गया था। संभावित निवेशक वे थे जिनके पास अपार धन या बड़ी निवेश कंपनियां थीं। यही वजह थी कि इस आयोजन ने इतनी जल्दी लोकप्रियता हासिल की। सभी प्रतिभागियों ने अपने सपनों को थामे रखा, उम्मीद है कि यह आयोजन उनके जीवन को नाटकीय रूप से बदल देगा। यही कारण था कि उनमें से अधिकांश अपने विचार का सबसे अच्छा प्रभाव बनाने के लिए दृढ़ थे, इस उम्मीद में कि इसका भविष्य में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उस शाम आलीशान स्टूडियो में दो लोग प्रमुख पदों पर बैठे थे जहां बिजनेस टेकओवर कार्यक्रम शुरू होने वाला था। बिजनेस टेकओवर। पैट्रिक विंटर और कैश टॉड दो ऐसे युगल थे जिन्होंने विशेष स्थान पर कब्जा कर लिया था। विंटर कुख्यात अंडरवर्ल्ड नेताओं में से एक था, जिसे अक्सर द डेमन के रूप में संदर्भित किया जाता था, जबकि टॉड एक प्रतिष्ठित उद्यम पूंजी फर्म का प्रतिनिधि था। अंडरवर्ल्ड के नेता निश्चित रूप से कोई साधारण लोग नहीं थे, अंधेरे में उनकी एक छायादार उपस्थिति थी, फिर भी कुछ लोगों की सार्वजनिक रूप से उच्च प्रतिष्ठा थी। इसी तरह पैट्रिक विंटर उन हत्यारों की कई कार्रवाइयों के पीछे का मास्टरमाइंड था जो अपने ग्राहकों की ओर से निर्मम हत्याएं करते थे। इसीलिए उसे द डेमन की उपाधि मिली। अगर एस्टेला स्ट्रॉन्ग, द क्रैकन, सरकार में अपने विशाल प्रभाव के लिए प्रसिद्ध थी, तो पैट्रिक विंटर, द डेमन, अपनी विशाल सेना के लिए भी उतना ही प्रसिद्ध था, जो बिना कोई निशान छोड़े किसी को भी खत्म कर सकता था। कैश टॉड, जो अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा था, पैट्रिक की ओर देखकर मुस्कुराया और पूछा, आज रात हमारे साथ जुड़ने वाला तीसरा व्यक्ति कौन होगा, मिस्टर विंटर? इवेंट शुरू होने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। पैट्रिक और कैश अभी भी अनिश्चित थे कि उनकी टेबल पर तीसरी सीट कौन लेगा और संभावित रूप से निवेशक बन जाएगा। यह मेरा भी सवाल है, पैट्रिक ने जवाब दिया। हमारे अपने समूह के बाहर से किसी तीसरे व्यक्ति का हमारे साथ जुड़ना सामान्य नहीं है, मिस्टर टॉड। पिछले 2 सालों से बिजनेस टेकओवर अंडरवर्ल्ड के लिए अपना नेटवर्क बनाने का एक प्रजनन स्थल रहा है। जितने ज़्यादा लोग वे अपने प्रभाव में लाएंगे, उनका प्रभाव उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। इस समय अंडरवर्ल्ड कई लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है।
वे बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखते हैं, किसी भी स्थिति को अपने उद्देश्यों के लिए हेरफेर करने में सक्षम होने के लिए प्रभाव। वे एक छाया सरकार की तरह थे जो चुपचाप पर्दे के पीछे से तार खींच रहे थे। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, मी टॉड, पैट्रिक ने मुस्कराते हुए कहा। मुझे यकीन है कि मैंने आपको जो महिलाएं भेजी हैं वे आपको संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। हा 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 हा, कैश ने उत्तर दिया। जब महिलाओं को उपलब्ध कराने की बात आती है तो आप वास्तव में सर्वश्रेष्ठ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने हवेली में 30 खूबसूरत महिलाओं के साथ स्वर्ग में हूँ। वे दोनों हल्के फुल्के वार्तालाप और हंसी में व्यस्त थे। कैश टॉड और पैट्रिक विंटर के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध थे, इसलिए टॉड को विंटर की पृष्ठभूमि की गहरी समझ थी, उनके लगातार व्यापारिक लेन देन को देखते हुए। अपने व्यवसाय की सफलता को बनाए रखने के लिए टॉड को कभी कभी अपने प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ते थे। ऐसे समय में उन्होंने विंटर की सहायता मांगी। दूसरी ओर विंटर को टॉड के साथ अपने अवैध सहयोग के माध्यम से बहुत अधिक मौद्रिक लाभ मिला और इस प्रकार उसे भी उसकी आवश्यकता थी। मैंने हाल ही में सुना है साउथलेक के इस प्यारे शहर में काफ़ी हलचल हुई है। कैश टॉड ने पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई क्योंकि वह मूल रूप से शहर से नहीं था और उसने केवल मीडिया के माध्यम से समाचार के बारे में सुना था। पैट्रिक ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई और अपना सिर हिलाया। ये सब एस्टन और एस्टेला की अक्षमता के कारण है, जिसने किसी ऐसे व्यक्ति को अनुमति दी जो ये भी नहीं जानता कि वे क्या कर रहे हैं जिससे ऐसी महत्वहीन घटना घटी। इस बिंदु तक पैट्रिक ने श्री ग्लिट्जी घटना के संबंध में कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि उसने अभी तक श्री ग्लिट्जी द्वारा खुद को दिए जाने वाले नुकसान का अनुभव नहीं किया था। अगर मैं हस्तक्षेप करता, पैट्रिक ने कहा, उसकी आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी, ये वास्तव में उस आदमी का अंत होगा। श्री ग्लिट्जी, या जो कोई भी यह है, किसी को भी मेरे साथ कुछ भी करने की अनुमति नहीं है। अकेले मेरी उपस्थिति में कोई दृश्य बनाने की तो बात ही छोड़िए। अपनी शक्ति और अपनी सेना के आकार पर आश्वस्त, पैट्रिक को यकीन था कि श्री ग्लिट्जी जैसे आदमी का सामना करना मुश्किल नहीं होगा। ये जानते हुए कि एस्टन, एस्टेला और एलिजा संभवतः मिस्टर ग्लिट्जी की देखभाल करने में विफल रहेंगे, पैट्रिक ने इंतजार करने और मिशन को पूरा करने के लिए आगे आने से पहले उन्हें प्रयास करने देने में संतोष किया। इस प्रकार उन्हें शर्मिंदा किया और अंडरवर्ल्ड लीडर के पदानुक्रम में खुद को उच्च स्थान पर रखा। मिस्टर विंटर, ये पहली बार है जब मैंने आपको ऐसा कुछ होने पर तुरंत कार्रवाई नहीं करते देखा है। आप वास्तव में उच्च प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हैं, कैश ने हंसते हुए टिप्पणी की। पैट्रिक ने एक तिरस्कारपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, मिस्टर ग्लिट्जी, मुझे नहीं पता कि उस व्यक्ति की पहचान के पीछे कौन है। फिर भी मैं अभी भी धैर्य रख रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वह मेरे लिए कोई खतरा है। अगर वह मेरे रास्ते में खड़ा होने की हिम्मत करता है तो मैं उसे तुरंत संभाल लूंगा। वह सिर्फ एक व्यक्ति है, वह मुझ दानव के सामने टिक नहीं पाएगा। इसलिए मुझे इस बारे में सोचने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं उसे सिर्फ एक छोटा सा कीड़ा समझता हूं जो मेरे ध्यान के योग्य नहीं है। कैश टॉड ने पैट्रिक द डेमन के जवाब की सराहना की, दयालुता से मुस्कुराते हुए और हल्के से हंसते हुए। मैं आपकी विश्वसनीयता को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं, मिस्टर विंटर, उसने कहा, उसकी आंखें मनोरंजन से चमक रही थीं। मैं आपका प्रदर्शन देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मुझे ऐसा मनोरंजन मिले हुए काफ़ी समय हो गया है। हा हा हा, उन्होंने आगे कहा। कैमरे विभिन्न कोनों से तैयार थे और दर्शक स्टूडियो में पहुंचने लगे थे। चूंकि लाइव इवेंट कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला था, उस समय एक आदमी पैट्रिक और कैश के पास आया। वह इवेंट का निर्माता था और उसने बहुत विनम्रता से कहा, मिस्टर विंटर, मिस्टर टॉड, तीसरा संभावित निवेशक आ गया है। वह कुछ ही मिनटों में आपके साथ शामिल हो जाएगा। उस आदमी का नाम क्या है? कैश ने एक समान स्वर में पूछा। निर्माता ने उत्तर दिया, उसका नाम मिस्टर आर्थर गार्डनर है। आर्थर गार्डनर? आर्थर गार्डनर कौन है? कैश टॉड ने तीखी आवाज में कहा। व्यापार जगत में उसके विशाल संबंधों ने उसे आश्वस्त कर दिया कि उसने पहले कभी इस आदमी के बारे में नहीं सुना था, न ही उसे याद था कि गार्डनर के नाम पर कोई संपत्ति थी। पैट्रिक विंटर ने फिर कहा, ये व्यक्ति कौन है? उसे तुरंत अंदर बुलाओ ताकि वह औपचारिक रूप से अपने वरिष्ठों से अपना परिचय दे सके। कैश टॉड ने आह भरी। तुम लोगों को यहाँ बहुत बड़ा झटका लगा है। तुम किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों लाओगे जो इस तरह के कार्यक्रम में जाना पहचाना नहीं है? क्या तुम हमारी तुलना किसी नौसिखिए से करके हम दोनों की प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते हो? निर्माता ने धीरे से सिर हिलाया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मी टॉड। मुझे यकीन है कि मी गार्डनर अपना रुख स्पष्ट कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे तुम दोनों निराश नहीं होगे। वह तनाव और बेचैनी महसूस करते हुए वहां से चला गया। उसने खुद से सोचा, यह इस उद्योग में मेरी आखिरी रात हो सकती है। मैं उन दोनों में से किसी से भी कोई संबंध नहीं रखना चाहता। मुझे डर है कि अगर मैंने गलती से उन्हें नाराज कर दिया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। उस समय कोई स्टूडियो में आया। उसकी सीधी मुद्रा और करिश्माई चेहरे ने तुरंत सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने एक बढ़िया ढंग से सिलवाया हुआ सूट पहना हुआ था। महंगे कपड़े उसकी उच्च सामाजिक स्थिति को दर्शा रहे थे।
आर्थर गार्डनर शांत भाव से अंदर आया, उसने अपना चेहरा क्रू की ओर घुमाया और हल्की मुस्कान दी। सभी को शुभ संध्या, उसने सहजता से कहा। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस, साइट मैप, दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास। अजय आर्थर गार्डनर, अध्याय 88, अनुभव से सीखना। मुझे उस आदमी को मुक्का मारने की इच्छा क्यों हुई जब वह आया? क्या तुम उसे जानते हो? पैट्रिक ने कैश से अपनी आवाज़ में झल्लाहट के भाव के साथ पूछा। आर्थर की उपस्थिति से तुरंत उत्तेजित महसूस कर रहा था। इससे भी अधिक, पैट्रिक ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। ये दर्शाता है कि वह निश्चित रूप से कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था। पैट्रिक के लिए, जिसका एक विशाल नेटवर्क था, साउथलेक और यहाँ तक कि इसकी सीमाओं से परे कई उल्लेखनीय व्यक्तियों से परिचित होना स्वाभाविक था। हालांकि उनके सामने खड़े व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं था। मुझे नहीं पता कि वह बदमाश कौन है, कैश टॉड ने गुस्से में कहा। उसकी जलन बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसने आर्थर को देखा, इतना युवा और फिर भी इतना अभिमानी कि वह सोचता था कि वह उसके और पैट्रिक के बगल में बैठने के योग्य है, जिसका इतना प्रभाव था। चलो उसे शिष्टाचार और सम्मान का पाठ पढ़ाते हैं, उसे दिखाते हैं कि कौन मालिक है, उन्होंने कहा। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, पैट्रिक ने आत्मविश्वास से कहा, कि मैं उसे सबके सामने अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा। आर्थर ने सिर हिलाकर और एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ पैट्रिक और कैश के पास आत्मविश्वास से कदम बढ़ाया। गुड इवनिंग मिस्टर विंटर और मिस्टर टॉड, उसने कैश टॉड के बगल में बैठने से पहले संक्षेप में कहा, जो बीच में था। फिर उसने लापरवाही से अपने पैर क्रॉस किए, उसका ध्यान अब उन दोनों पर नहीं था। पैट्रिक ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उसका गुस्सा उसके अंदर उबल रहा था। उसके जैसी शक्ति वाले किसी व्यक्ति के लिए यह असहनीय अपमान था। वह बता सकता था कि मूर्ख युवक आर्थर अपने कार्यों के परिणामों से पूरी तरह बेखबर था। एक जोरदार धमाके के साथ पैट्रिक ने अपनी मुट्ठी अपने सामने कांच की मेज पर पटक दी और आर्थर की ओर बढ़ते हुए उठ खड़ा हुआ। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा। पैट्रिक ने आर्थर को अविश्वास से घूरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी सहजता से मेरे सामने आने की? तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? क्या तुम सोचते हो कि तुम इतने महत्वपूर्ण हो? क्या तुम सच में इतने मूर्ख हो कि तुम्हें लगता है कि मेरे सामने ऐसा व्यवहार करना ठीक है? उसने आर्थर पर आरोप लगाते हुए अपनी उंगली उठाई। आर्थर ने अपनी दोनों बाहें उठाईं, पैट्रिक को एक प्रश्नवाचक नज़र से देखा। फिर उसने अपना चेहरा पैट्रिक की नज़रों से मिलाने के लिए उठाया। ये सामग्री नो वेल्ड्रमा ऑग की है। हाँ, मिस्टर विंटर, क्या मेरे व्यवहार में कुछ गड़बड़ है? कृपया मुझे बताएं कि क्या मैंने कुछ गलत किया है ताकि मैं भविष्य के लिए सुधार कर सकूं, उसने विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया। पैट्रिक ने आर्थर पर व्यंग्य किया और सख्ती से कहा, तुम्हें अपने वरिष्ठों से कुछ शिष्टाचार सीखने की ज़रूरत है, बेटा। आप अपने आप को क्या समझते हैं? क्या आप वाकई सही जगह पर हैं? कैश ने आर्थर की ओर देखा, उसे पहचाने बिना। तुम्हारा जाना बेहतर होगा, क्योंकि यह सीट पैसे वाले लोगों के लिए आरक्षित है और मुझे नहीं लगता कि तुम उस मानदंड पर खरे उतरते हो, उसने मजाक करते हुए कहा। आर्थर ने सोच समझकर जवाब दिया। अगर इस शो में जज बनने की योग्यता पैसे वाले लोगों की है, उसने शांत और आत्मविश्वास से भरी आवाज़ में कहा, मुझे लगता है कि मैं उस मानदंड पर खरा उतरता हूँ। आर्थर गार्डनर के आने पर स्टूडियो में जो हंगामा हुआ, उसने दर्शकों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया। हालांकि वे पैट्रिक विंटर और कैश टॉड से परिचित थे, लेकिन उनमें से बहुत से लोग नहीं जानते थे कि आर्थर कौन है। वह आदमी कौन है? आर्थर गार्डनर, मैंने उसका नाम कभी नहीं सुना। क्या ये सच है कि वह जज बनने के लिए एक विश्वसनीय व्यक्ति है? वह अभी भी इतना छोटा है, क्या वह योग्य है? अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मैंने उसे कुछ हफ्ते पहले क्लॉडिना के कॉन्सर्ट में देखा था। जाहिर है, उसने वहां मौजूद वीआईपी मेहमानों के बीच काफ़ी हलचल मचा दी थी। क्या आप कह रहे हैं कि आर्थर धोखेबाज और उपद्रवी है? मुझे यकीन है कि उसे जल्द ही यह जगह छोड़ देनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी विश्वसनीयता उसके जैसी नहीं है, संभावित निवेशक बन जाता है तो ये बिजनेस टेकओवर इवेंट बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा, क्या आपको यकीन है कि उसकी उम्र को देखते हुए उसके पास मिस्टर विंटर और मिस्टर टॉड के बराबर फंड है? मुझे लगता है कि इस शो के निर्माताओं ने एक गंभीर गलती की है। यह इस तरह के लोकप्रिय इवेंट के लिए वास्तव में एक बड़ा झटका है, एक और ने कहा। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह मिस्टर विंटर और मिस्टर टॉड जैसे प्रभावशाली लोगों के खिलाफ क्या करेगा। मुझे यकीन है कि वह दर्शकों के सामने अभिभूत हो जाएगा और गिर जाएगा। आर्थर ने एक गहरी सांस ली, फिर पैट्रिक की ओर हल्के से मुस्कुराया। उसने अपने सामने खड़े दो लोगों की पृष्ठभूमि पर शोध करने में काफ़ी समय बिताया था। वह जानता था कि पैट्रिक 5 अंडरवर्ल्ड नेताओं में से एक था। इस एहसास के साथ आर्थर अब 5 में से 3 की पहचान जानता था। हाँ, आर्थर अंडरवर्ल्ड को उनके लापरवाह व्यवहार के लिए सबक सिखाने के लिए कार्रवाई करेगा, लेकिन वह इसे धीरे धीरे करेगा और सुनिश्चित करेगा कि इसका उन पर स्थायी प्रभाव पड़े। इस कारण से आर्थर को अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए वह सब कुछ करना चाहिए जो वह कर सकता है और अपने आप को सबसे अच्छे सैनिकों और संसाधनों से लैस करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके पास उन सभी से लड़ने के लिए आवश्यक ताकत है।
आथा खड़ा हुआ, 2 बिजनेस कार्ड निकाले और उन्हें उनके बगल में कांच की मेज पर रख दिया। ये सही है, उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं अपना परिचय देना भूल गया हूँ। मैं गोल्डन पार्क रेस्तरां, गोल्डन पार्क चैम्बर होटल और ब्राउन कंपनी का मालिक हूँ। हालांकि मुझे यकीन है कि मेरी संपत्ति आप दोनों की तुलना में नहीं हो सकती, मुझे विश्वास है कि मैं आज रात कम से कम एक उद्यमी की मदद कर सकूंगा। कैश ने आथा द्वारा दिखाए जा रहे बिजनेस कार्ड पर नजर डाली। उसे लगा कि उसने जो सुना है उस पर उसे संदेह है। उसने वास्तव में सुना था कि गोल्डन ग्रुप का स्वामित्व किसी ने ले लिया है, फिर भी उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह व्यक्ति उसके सामने खड़ा होगा। कैश ने अपनी लार निगल ली। आथा को कम आंकने के लिए शर्मिंदा था। अगर आथा उस आकार का व्यवसाय खरीद सकता है तो इसका मतलब है कि वह वास्तव में बहुत अमीर है, भले ही कैश आथा की असली पहचान से पूरी तरह अनजान था। मुझे लगता है कि समिति मेरी पहचान का उल्लेख करना भूल गई, आथा ने चुपचाप कहा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी क्योंकि उसने अपना बिजनेस कार्ड पैट्रिक को दिया था, जो अब उसे घूर रहा था। इस बीच पैट्रिक को ब्राउन कंपनी के बारे में खबर पता चली थी, एक फर्म जो अंडरवर्ल्ड से निकटता से जुड़ी हुई थी, जिसे किसी ने अपने कब्जे में ले लिया था और जिसने सीईओ को नौकरी से निकालने की हिम्मत भी की थी, जो अंडरवर्ल्ड का हिस्सा था। पैट्रिक ने फिर मंद मंद मुस्कुराया और हल्के से हंसा। उसकी आंखें दुर्भावनापूर्ण खुशी से भरी हुई थीं क्योंकि उसने अपना चेहरा आथा की ओर उठाया था। मैं समझ गया, मैं समझ गया, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे उत्साह की हवा महसूस हुई। उसने पहले कभी किसी को अपने सामने इतनी बहादुरी से काम करते नहीं देखा था। मैं समझ गया, आर्थ गार्डनर, उसने कहा। उसके होठों पर एक भयावह मुस्कुराहट थी। अब मुझे पता है कि तुम कौन हो। पैट्रिक आथा से बदला लेने, उसे भीड़ के सामने अपमानित करने और उसके द्वारा लिए गए हर निर्णय को उसके लिए विनाश का मार्ग बनाने के लिए और अधिक उत्सुक महसूस कर रहा था। मैं समझ गया, आर्थ गार्डनर, उसने कहा। उसकी आवाज़ में क्रोध था जिसे वह मुश्किल से रोक पा रहा था। तुम बहुत चतुर हो कि तुमने मेरे सामने खुद को खुलेआम दिखाने की हिम्मत की। अब मुझे दिखाओ कि क्या तुम सच में उतने अमीर हो जितना तुम कहते हो। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाएं। उपन्यास, नाटक, उपन्यास अजय आर्थ गार्डनर। अध्याय 89। समर्पण के 7 वर्ष। पैट्रिक विंटर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके पों सफ़ेद हो गए क्योंकि वह अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। वह एकत्रित भीड़ के सामने अहंकारी नहीं दिखना चाहता था, खासकर तब जब कार्यक्रम का सीधा प्रसारण राष्ट्रीय टीवी स्टेशन पर किया जा रहा था। उस रात बाद में पैट्रिक ने आथा को उसकी ही दवा चखाने और दर्शकों के सामने उसे मूर्ख दिखाने की योजना बनाई। आखिरकार उसके पास आर्थ गार्डनर के सपने से भी ज्यादा पैसा था, कोई तुलना नहीं थी। कुछ मिनट बाद सभी कैमरे पूरी तरह से सेट हो गए और कार्यक्रम के होस्ट मैक्स ने मंच पर कदम रखा और पूरे दर्शकों से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। सभी को शुभ संध्या, मैक्स ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा, जिससे भीड़ में तुरंत उत्साह भर गया। मैं आज रात के लिए आपका मेज़बान हूँ, मैक्स ने शुरू किया। उसकी आवाज़ में उत्साह का भाव साफ झलक रहा था। आज रात आप सभी का यहाँ होना हमारे लिए सम्मान की बात है। आज रात हमारे पास हमारे युवा उद्यमियों के लिए एक विशेष शो है, जो हमारे सम्मानित जजों और संभावित निवेशकों के पैनल के सामने अपने व्यावसायिक विचार प्रस्तुत करेंगे। मुझे यकीन है कि हम सभी उतने ही उत्सुक हैं जितने मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि इन प्रतिभाशाली दिमागों के पास क्या है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ो, हमें दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। फिर मैक्स ने तालियों की गड़गड़ाहट में शामिल होकर स्टूडियो में और भी ज्यादा जीवंत माहौल बना दिया। जब तालियां बंद हो गईं, तो वह उत्साह के साथ माइक पर वापस आया। ठीक है, हमारा पहला प्रतिभागी एक युवा व्यक्ति है जो आईटी क्षेत्र के बारे में बहुत भावुक है। वाह, ये सामग्री नोवेल ऑग की है। दर्शकों के बीच से एक जोरदार ठहाका लगा। उसके बाद मैक्स की हंसी आई। क्या आप इस तरह से क्यों जवाब दे रहे हैं? उसने पूछा। आप कभी नहीं जानते, आज रात हमारे बीच एक और एलन मस्क हो सकता है। चलो फैंतियान का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। 20 साल का एक युवक नीली शर्ट पहने और एक गीकी लुक में मंच पर आया। तुरंत दर्शकों से एक सामूहिक हू ध्वनि आई। एक और एशियाई लड़का, उनमें से कुछ ने बड़बड़ाया। हाँ, इतने सारे एशियाई हमारे देश से पैसा कमाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मुझे उनसे नफरत है, एक व्यक्ति ने कहा। हाँ, उन्हें तुरंत इस कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, एक और व्यक्ति ने कहा। या यहाँ तक कि इस देश से भी, एक तीसरे व्यक्ति ने कहा। फैंतियान घबराए हुए मंच के बीच में खड़ा था, जजों के सम्मान में अपना सिर झुका रहा था। शुभ संध्या माननीय जज, उसने कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। पैट्रिक सबसे पहले बोलने वाले थे। क्या आपके पास कोई व्यावसायिक विचार है, एशियाई आदमी? उसने पूछा। फिर कैश ने हंसते हुए बीच में बात काट दी। क्या आप पायरेटेड सामान का व्यवसाय खोलना चाहते हैं? उसने मजाक किया। हा, बस मजाक कर रहा था। मुझे यकीन है कि आपके उस घी की चेहरे के पीछे एक बहुत ही परिष्कृत विचार है। पैट्रिक ने फिर से चहकते हुए कहा। ये सही है, वह एक बच्चे की तरह दिखता है, उसका शरीर काफ़ी छोटा है।
आप कितने साल के हैं, बच्चे? 24, मिस्टर विंटर, फैन तियान ने जवाब दिया, उसकी आवाज़ कांप रही थी। 24, लेकिन आप मुझे एक बच्चे की तरह दिखते हैं। आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या आपकी माँ आज रात आपके साथ आई थी? हा 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 हा, पैट्रिक ने हंसते हुए कहा। पैट्रिक ने हल्के से ताली बजाई। स्टूडियो के दर्शकों ने हंसी से उसका स्वागत किया। क्यों ना हम पहले उसका प्रेजेंटेशन सुने? कैश ने हंसते हुए सुझाव दिया। कौन जानता है, हो सकता है उसके पास कोई ऐसा आइडिया हो जो उसे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दे। फैन तियान ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी नज़र उसके पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर गई, जिस पर अचानक वह वीडियो दिखाई दिया था जिसे उसने अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार किया था। उसने अपने नवाचार के बारे में बताना शुरू किया, जो ड्रोन और एआई तकनीक का संयोजन है, जिसका उपयोग ड्रोन का उपयोग करके माल भेजने के लिए एक माध्यम के रूप में किया जा सकता है। मैंने जो एआई तकनीक विकसित की है वह ड्रोन को ऑटो पायलट करने में सक्षम बनाती है, उसने घोषणा की। रुको, इस विचार में आपको कितना पैसा निवेश करने की आवश्यकता है? पैट्रिक ने फिर फैन तियान की प्रस्तुति को बाधित किया। फैन तियान ने झिझकते हुए कहा, $10 बिलियन, सर। तभी कमरे में एक तेज आवाज़ गूंजी और कैश ने जल्दी से लाल बटन दबाया, जिससे उन्हें पता चल गया कि उसे फैन तियान के व्यावसायिक प्रस्ताव में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, बहुत हो गया, एशियाई आदमी, कैश टॉड ने दृढ़ता से कहा, बोलते समय अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। यह मेरे जीवन में अब तक का सबसे बेवकूफ़ी भरा विचार है। आप बहुत बड़े निवेश के साथ एक व्यवसाय का प्रस्ताव कर रहे हैं, लेकिन आई क्या है? मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा कुछ अच्छा काम करेगा, और आप यहाँ जो लाभ दे रहे हैं वे इतने अनाकर्षक हैं। मैं बाहर हूँ, ये बेवकूफ़ी है। रुको, मुझे अपनी प्रस्तुति जारी रखने दो। फैन तियान ने विनती की। उसके चेहरे पर पिछले 7 वर्षों में अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसंधान और विकास में किए गए प्रयासों की झलक दिख रही थी। वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए उत्सुक था जो उसके विचार और इससे मिलने वाली संभावित संपत्ति का समर्थन करे। वह बेवकूफ़ है, दर्शकों में से एक ने ठहाके लगाते हुए कहा। उसने 7 साल ऐसी चीज़ बनाने में बिताए जो अंततः बेकार है। क्या आपको नहीं लगता कि आई हाल ही में बहुत आगे बढ़ गया है? उसने जो आई बनाया है उसमें ऐसा क्या खास था? मुझे इस तरह की बातें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन अगर मी टॉड, जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, ने इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, तो मुझे यकीन है कि यह पूरी तरह से बेकार है। अच्छा, दूसरे ने अपनी आवाज़ में थोड़ी सी दुर्भावना के साथ कहा, मुझे इस कार्यक्रम में एशियाई लोगों को देखना पसंद नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद वह खुदकुशी कर लेगा क्योंकि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। पैट्रिक विंटर की दिशा से घंटी बजने की आवाज़ गूंजी, और इसके साथ ही फैन तियान के सुझाव को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया गया। यह एक हास्यास्पद विचार है और आप $10 अरब मांग रहे हैं। आप सपना देख रहे होंगे। अगली बार अपने विचारों को लोगों के सामने लाने से पहले अधिक सावधानी से सोचें। क्या आप ईमानदारी से उम्मीद करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी ऐसी चीज़ के लिए इतना पैसा देगा जिसका भविष्य में कोई संभावना नहीं है? अब यहाँ से चले जाओ, उसने दृढ़ता से कहा। दर्शकों द्वारा भव्य समारोह में आने वाले पहले व्यक्ति की हास्यास्पदता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते ही स्टूडियो में हंसी की लहर गूंज उठी। फैन तियान ने गहरी सांस ली। उसका दिल चिंता से धड़क रहा था और वह घबराहट से कांप रहा था। जानता था कि यह उसके लिए सफल होने का एकमात्र मौका था, और अगर वह असफल हो गया तो वह अगले सीजन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मुझे अपनी प्रस्तुति जारी रखने दें, सर। फैन तियान ने उम्मीद से पूछा, आथ की ओर देखते हुए, एकमात्र जज जिसने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी या उसके विचार को अस्वीकार नहीं किया था। नहीं, आथ ने शांति और दृढ़ता से उत्तर दिया। आपको अपनी प्रस्तुति जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आथ की प्रतिक्रिया ने फैन तियान की आखिरी उम्मीद को तोड़ दिया और वह पूरी तरह से निराश हो गया। न केवल उसने अपने शोध पर बहुत समय और प्रयास खर्च किया था, बल्कि उसने अपने सभी संसाधन भी खर्च कर दिए थे, जिससे उसके पास जीवित रहने का कोई साधन नहीं बचा था। मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, फैन तियान ने निराशा से कहा। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आथ गार्डनर। अध्याय 90, व्यावसायिक अवसरों को अनलॉक करना। आथ ने जल्दी से हरे बटन को दबाया, जिसने तुरंत पैट्रिक, कैश, स्टूडियो में दर्शकों और टेलीविजन पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। मुझे लगता है कि मिस्टर फैन तियान का उत्पाद वास्तव में क्रांतिकारी है। उन्होंने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने के लिए बहुत समय और प्रयास समर्पित किया है, और मुझे विश्वास है कि जब इसका पूरी क्षमता से उपयोग किया जाएगा तो यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली होगा। मैं फैन तियान के फंडिंग प्रस्ताव से भी सहमत हूँ। ओह, मैंने नहीं सुना कि आप $10 बिलियन के फंड के लिए कितने शेयर ऑफर कर रहे हैं। वह कितना है? आथ की बातें सुनकर फैन तियान अवाक रह गया। उसने मुश्किल से निगला, जल्दी से सिर हिलाया और फिर खुद को समझाने की कोशिश की। मिस्टर गार्डनर, मैं कोई शेयर नहीं मांग रहा हूँ। आप 100% शेयर रख सकते हैं जब तक मैं ये प्रोजेक्ट पूरा कर सकता हूँ। मुझे बस एक मासिक वेतन चाहिए।
मैं संतुष्ट हूँ। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। किसी ने उसकी इच्छा को पूरा किया था कि वह उस प्रोजेक्ट को जारी रखे जिसे वह इतना प्यार करता था। ठीक है, आर्थ ने कहा, हम इस व्यवसाय पर मंच के पीछे चर्चा जारी रख सकते हैं, और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इतना बड़ा हिस्सा नहीं लूँगा। मैं फिर भी आपको आपकी कड़ी मेहनत के सम्मान के रूप में एक विशेष स्थान दूंगा। मैक्स, मेज़बान, अपने चेहरे पर एक उत्साहित भाव के साथ फैन तियान के पास गया। चलो, उसने हाथ उठाकर दर्शकों को तालियों में शामिल होने का इशारा करते हुए कहा। क्या आप नहीं देखते कि हमारे पहले प्रतिभागी ने अपनी पहली सफलता हासिल कर ली है और वह अपने व्यवसाय को वास्तविकता बनाने के एक कदम और करीब है। चलो श्री फैन तियान को समर्थन का एक बड़ा दौर दें। दर्शकों ने तुरंत जोरदार जयकार और तालियों के साथ प्रतिक्रिया दी। कई लोग उत्साह में खड़े हो गए। उन्होंने फैन तियान की खुशी साझा की और उसके साथ उसकी सफलता का जश्न मनाया। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? मैंने सुना है कि यह इस आयोजन के लिए अब तक दिया गया सबसे बड़ा वित्तपोषण है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? दर्शकों में से एक ने पूछा। संभव है कि यह सिर्फ एक चाल हो, उसके साथी ने उत्तर दिया। संभव है कि आर्थ गार्डनर ने सिर्फ अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार किया हो। समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना उचित परिश्रम किया होगा कि इन संभावित सामग्री से नोवेल DRAMA ORG निवेशकों को मिलने वाले सभी फंड वैध हैं। अगर यह पता चलता है कि यह सब सिर्फ झूठ है, तो गार्डनर ने ऐसा मूर्खतापूर्ण काम करके बिना किसी लाभ के रास्ता चुना है। मुझे वह एशियाई व्यक्ति पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि उसके व्यावसायिक प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। आर्थ ने फिर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फैन तियान की ओर देखा, जो जड़वत होकर अंदर आया था। उसका चेहरा कठोर और हैरान था। फैन तियान ने अपना सिर हिलाया, फिर भी उसके सामने घट रही घटनाओं पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर आर्थ गार्डनर, फैन तियान ने गुबगुब से कहा। मैक्स, जो फैन तियान के बगल में खड़ा था, ने उसे कंधे पर थपथपाया और उसे आश्वस्त करने का प्रयास किया कि वह जो अनुभव कर रहा था वह वास्तव में वास्तविक था। चलो फैन तियान, उसने कहा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि यह सब खत्म होने के बाद तुम बहुत बेहतर हो जाओगे। मैं वास्तव में उस व्यवसाय से सफलता देखने की उम्मीद कर रहा हूं जिस पर तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। इस बीच पैट्रिक विंटर हताशा में अपने दांत पीस रहा था। आर्थ पर अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह एक ऐसे आविष्कार के लिए धन के अपने दिखावटी प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था जिसका कोई वास्तविक मूल्य या भविष्य नहीं था। आर्थ गार्डनर, मुझे कहना चाहिए कि मैं तुम्हारे साहसी विकल्प से काफ़ी प्रभावित हूँ, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। टस्क, कैश ने अपनी जीभ चटकाई और झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाई। आप स्पष्ट रूप से दुनिया की प्रगति को नहीं समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक सिर्फ एक महंगी तकनीक है जो मनुष्यों के लिए कोई वास्तविक प्रगति नहीं लाएगी। मुझे उम्मीद है कि इससे कोई वास्तविक लाभ मिलने से पहले आपको इस निर्णय पर पछतावा नहीं होगा। पैट्रिक और कैश के शब्दों के जवाब में आर्थ मुस्कुराया, शांत चेहरे के साथ धीरे से सिर हिलाया। सलाह के लिए धन्यवाद वरिष्ठ, उन्होंने कहा। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने की उम्मीद है। मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। मैं असफल होकर खुद को शर्मिंदा नहीं कर सकता। मैं केवल यही उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये दिखाने का मौका मिलने से पहले हार न मानूं कि मिस्टर फैन तियान की रचना कितनी महान है। मैं वादा करता हूं कि आप इसकी महानता को देखने वाले पहले व्यक्ति होंगे। आर्थ ने फैन तियान की कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचा था, जैसे कि अतिरिक्त तकनीक के साथ एक स्वचालित विध्वंसक रोबोट बनाना, जिसे बाद में आर्थ स्वयं फैन तियान के AI ड्रोन में जोड़ देगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इतने धैर्यवान होंगे कि मुझे श्री फैन तियान की रचना पूरी करने में मदद करने का समय देंगे, उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा। फैन तियान फिर मंच से नीचे उतरे और मैक्स अगले प्रतिभागी को बुलाने के लिए आगे बढ़े। ये वास्तव में एक उल्लेखनीय प्रदर्शन था, उन्होंने कहा। एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक जिसे उन्होंने विकसित किया है जो ड्रोन के साथ भी अच्छी तरह से काम करती है, उसे वह बड़ी फंडिंग मिली है जिसकी उन्हें ज़रूरत थी, $10 बिलियन। किसने सोचा होगा? मैक्स ने हर शब्द को बड़े उत्साह के साथ बोला, जिससे सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। और मुझे यकीन है कि आप सभी अगले प्रतिभागी रॉबर्ट डॉनकी से मिलने के लिए उत्सुक हैं। हल्के सुनहरे बालों वाला एक आदमी जो 40 के दशक में दिख रहा था, मंच पर आया। शुभ संध्या सम्मानित न्यायाधीश, रॉबर्ट ने धीरे से कहा, उसका चेहरा और शरीर शांत और मांसल था। आज रात इस मंच पर होना खुशी की बात है। शुभ संध्या रॉबर्ट, कैश ने उनका स्वागत करते हुए कहा। मैं आपकी व्यावसायिक प्रस्तुति सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया इसे रोचक और जानकारीपूर्ण बनाएं। रॉबर्ट मुस्कुराया और सिर हिलाया। धन्यवाद टॉड, मुझे विश्वास है कि ये दोनों ही होगा। फिर उन्होंने अपनी प्रस्तुति शुरू की। अपने व्यावसायिक विचार को प्रस्तुत करते हुए रॉबर्ट डॉनकी ने बताया कि वे पिछले 3 वर्षों से एक बर्गर ब्रांड का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसने पहले ही एक बड़ा ग्राहक आधार प्राप्त कर लिया है। हालांकि अपनी बेटी के चिकित्सा व्यय को कवर करने की आवश्यकता के कारण
व्यवसाय से उनके द्वारा अर्जित धन समाप्त हो रहा था, जिससे उन्हें आगे विस्तार करने से रोका जा रहा था। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस प्रस्तुति के माध्यम से वे अपने व्यवसाय को और भी बड़ा बनाने के लिए आवश्यक धन प्राप्त करने में सक्षम होंगे, साथ ही अपनी बेटी का इलाज भी पूरा करेंगे। जजों, रॉबर्ट ने शुरू किया, उनके पास जाकर और उनके सामने टेबल पर अपना बर्गर पेश करते हुए, मैं अपने खुद के ब्रांड का बर्गर लाया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे आजमाने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। वह जजों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हुए धैर्यपूर्वक वहां खड़ा रहा। पैट्रिक ने रॉबर्ट द्वारा पेश किए गए बर्गर को नापसंदगी के भाव से देखा। वह फास्ट फूड खाने का आदी नहीं था, क्योंकि वह केवल वही बेहतरीन व्यंजन खाता था जो उसका शेफ बना सकता था। फिर भी पैट्रिक चुप रहा। उसने रॉबर्ट के बर्गर का नमूना लेने की भी कोशिश नहीं की। इस बर्गर को इतना खास क्या बनाता है? उसने संदेह से पूछा। क्या आपको वाकई लगता है कि यह प्रसिद्ध ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है? मुझे इसके स्वरूप में कुछ भी खास नहीं दिखता। कैश टॉड ने बर्गर को उठाया, उसे संदेह से जांचा और फिर उसे वापस टेबल पर रख दिया। मैं इस मामले में मिस्टर विंटर के साथ हूं, उसने घोषणा की। इस तरह का खाद्य व्यवसाय 1 दर्जन से भी कम है। यहाँ कोई वास्तविक संभावना नहीं है। मैं अपना समय किसी ऐसी चीज़ पर बर्बाद नहीं करना चाहता जिससे लाभ न हो। KFC या मैकडॉनल्ड्स आपके छोटे आइडिया में निवेश करने से बेहतर विकल्प है। हा, उसने हंसते हुए कहा। रॉबर्ट ने बस मुस्कुराया और दोनों जजों के जवाब में सिर हिलाया। इससे पहले कि वह अपना बर्गर वापस ले पाता, आर्थर ने उसे पकड़ लिया, उसे खोला और एक बड़ा निवाला खा लिया। रॉबर्ट को पता था कि आर्थर ने पहले प्रतिभागी के व्यवसाय प्रस्ताव को पहले ही स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि खाद्य व्यवसाय एक आशाजनक उद्यम नहीं था, खासकर अगर उसे पहले बड़े ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़े। फिर भी बाद में आर्थर से जो उसने सुना, उसने उसे अविश्वास में अपना सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। आपने फिर से क्या कहा मिस्टर गार्डनर? उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां संपर्क टॉस साइट में दान करें।